So, hello guys, welcome back again to the Polity Prava. And in the last lecture, we have stopped after comparing about the joint setting. Now today, in this lecture, in this new lecture, we will start with the next part of our lecture, where we have to complete the legislative procedures, where we will complete the journey that how a bill will becomes, how you introduce the bill, what you will do, how we will pass it, all these things we will cover that. So it was the most important functional aspect of the parliament. भाई legislation आप करते कैसे हो? And it is very important to understand this particular thing in a detailed manner, because UPSC is going to ask on the each and every single step of this particular point. So first of all, we must know that how many types of bills are there. So there are three broad categories in which we have categorized the bills. And the three broad categories of a bill were like, the one is a government bill, then there is a private member bill, and then the third is a distinction between a private bill and a private members bill. There is a difference into it. We will look into it. Okay. So गवर्नमेंट बिल जो होता है, इसको आप ये कह सकते हो कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, सॉरी यस द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर हु रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट आप इसको लेकर के आते हो, प्रायोरिटी एजेंडा पे ये रहता है, ठीक है, पार्लियामेंट की। तो गवर्नमेंट लेके, जैसे अमित शाह कोई बिल लेके आ रहे हैं, है ना, आपके एस जयशंकर कोई बिल लेके आ रहे हैं, नितिन गडकरी कोई बिल लेकर के आ रहे हैं, तो दे ऑल वर काउंट इनटू द गवर्नमेंट बिल्स। दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। ये कोई देखो, अगर मैं ये बात करूं तो कोई नॉन मिनिस्टर एमपी होगा, वो अगर कोई बिल लेकर के आए, और अगर इसके बारे में एक फैक्चुअल चीज आपको मैं दूंगी, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, कि लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल दैट बिकम्स इन लॉ और एक्ट वाज पास्ड इन 1970। अंडरस्टूड? तो अब आप समझ सकते हो कि कितना रेयर है इसको पास होना, ठीक है। तो ये नॉन एमपी जो नॉन मिनिस्टर जो होता है वो लेकर के आता है। अब मान लीजिए आप कहो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक एमपी है सुधांशु त्रिवेदी, ये रूलिंग पार्टी से आता है व्यक्ति, बट स्टिल उस अगर वो व्यक्ति कोई बिल लेकर के आएगा तो वो किस कैटेगरी में काउंट होगा? वो नॉन मिनिस्टर वाली कैटेगरी में है, तो आपके प्राइवेट मेंबर बिल में काउंट होगा। अंडरस्टूड? ही वाज फ्रॉम द सेम पार्टी बट स्टिल। तो इसका भी टाइम फिक्स कर रखा है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर अपना बिल इंट्रोड्यूस करता है तो जनरली फ्राइडे के दिन जो है आप उसको लिस्ट करते हो और उस दिन आप उसको सुनते हो, उस पर चर्चा करते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज नॉट कि यार बिल कब पास हुआ था आखिरी बार, इंपॉर्टेंट ये है कि बिल आना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, और ये पब्लिक डिबेट जो है उसको बढ़ावा देता है, विच इज इंपॉर्टेंट आई थिंक। अब एक हमें देखना है डिस्टिंक्शन की प्राइवेट बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल में क्या डिस्टिंक्शन है। देखो, प्राइवेट बिल का मतलब है प्राइवेट मेंबर का बिल, मतलब जो अभी हमने देखा। लेकिन प्राइवेट बिल है नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ये प्राइवेट जो है वो कंपनी या कोई एंटिटी नहीं है यहां पर। समझ रहे हो बात को? अब हम एक बात कर लेते हैं कंसेंट की, भाई किस तरीके से आपके ये बिल्स पास होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल की। किसकी? ऑर्डिनरी बिल की। देखो, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इंट्रो कैसे होगा इसका? लोकसभा राज्यसभा किसी में भी कर दो, ठीक है। अब दोनों हाउस से ये सिंपल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। फिर इसके ऊपर डिस्कशन होगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में, और सिंपल मेजोरिटी मिलने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट, तो ये बिल बन जाएगा एक्ट या फिर
लॉ। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जॉइंट सिटिंग कर सकते हो। अब इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये पास होता कैसे आखिरकार, है ना, इसकी जर्नी को देखेंगे। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट रीडिंग। क्या आती है? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में देखो आपका बिल इंट्रोड्यूस करते हैं लोग, कर दिया। सिर्फ टाइटल, जो उस बिल का नाम है और जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो बताएंगे खाली। कोई डिबेट नहीं होगी, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। और उसके बाद उस बिल को पब्लिश करोगे ऑफिशियल गैजेट में। किस में आ जाएगा? ऑफिशियल गैजेट में। इसको बोलते हो फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद आती है सेकंड रीडिंग। क्या आएगी? सेकंड रीडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, दो स्टेजेस में डिवाइड है, ठीक है। एक सबसे पहली जो स्टेप है वो है जर्नल डिस्कशन की। कौन सी? जर्नल डिस्कशन। आई होप सो ये जो जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत आर्मी में इंटरेस्ट होगा, जीडी जीडी जो करते रहते हैं वो लोग, तो ये वो ग्रुप डिस्कशन नहीं है, ये जर्नल डिस्कशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या डिबेट करते हो? बेसिकली यू विल डिबेट द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल। भाई हियर मेंबर्स कैन सजेस्ट, दे कैन रेफर टू सेलेक्ट कमिटी या जॉइंट कमिटी, या फिर दे विल सर्कुलेट इट टू सम इलिसिट ओपिनियन फॉर एन इमीडिएट कंसिडरेशन। तो ये वाला जनरल डिस्कशन होता है जिसमें आप प्रिंसिपल्स पे बात करते हो उसके, है ना। और उसके बाद अगर कुछ रेफर करना चाहते हो उस बिल को आप कहीं, तो रेफर कर दो सेकंड ओपिनियन के लिए। देन कम्स योर द सेकंड पार्ट, दैट इज द कमिटी स्टेज। क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे। सब क्लॉज ए का फॉर एग्जांपल मान लीजिए आर्टिकल 1 का फिर सब क्लॉज ए का भी सब क्लॉज A1, इस तरीके से। भाई सब क्लॉज का भी सब क्लॉज है ना, तो मतलब क्लॉज बाय क्लॉज आप इसको एग्जामिनेशन करते हो, या फिर आप इसको डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी में भेजोगे, है ना, या फिर कोई स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड कोई सेलेक्ट या ज्वाइंट कमिटी है उसके पास भेजना है। यहाँ पे अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड करे जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है किसी बिल की, वो कौन सी स्टेज पे होती है? इस कमिटी स्टेज पे जाकर के होती है। अंडरस्टूड? तो ये आपका था। और उसके बाद में फिर आ जाती है थर्ड रीडिंग। कौन सी रीडिंग? थर्ड रीडिंग। ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेफर रेफर करना है, कर दिया था। यहाँ पे आपने क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कर ली थी। और लास्ट में आपने ये क्या कहा था कि यहाँ पे अमेंडमेंट्स आप प्रपोज करोगे। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे बताओगे कि भाई ये दिक्कत है, ये चेंज करके लाओ तुम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि खाली दोज अमेंडमेंट्स विच आर कॉन्सिक्वेंशियल और वर्बल परमिटेड वही डिस्कस होंगे, सब कुछ डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल स्टेज है, खाली अमेंडमेंट्स मतलब जरूरी चीजों को डिस्कस करोगे और उसके बाद में आप इस पे वोटिंग करा लोगे। अगर वोटिंग के बाद ये पास हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल सेंड इट टू द अदर हाउस। और उसके बाद फिर उस हाउस में वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग होगी। थर्ड रीडिंग में अगर फिर वो पास हो जाएगा तो आप क्या करोगे? अगर आप एग्री कर जाते हो तो फिर आप उसको भेजोगे प्रेसिडेंट के पास फॉर एसेंट। और प्रेसिडेंट अगर एसेंट दे देगा तो ये बिल बन जाएगा लॉ या फिर एक्ट। ये एक बिल की प्रोसीजर होती है। और ये हम किसकी बात कर रहे थे? ऑर्डिनरी बिल की। अब आ जाते हैं आर्टिकल 110 पे। कौन से पे? बहुत देर से हम कर रहे थे आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 110 मनी बिल। अब देखते हैं ये है क्या।
देखो मनी बिल जो है वो बिल है जिसमें आपके जो प्रोविजंस है ना, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में है। जैसे अगर मान लीजिए यू हैव टू इम्पोज, अबॉलिश, रिमिट और अल्टर, और या फिर यू हैव टू रेगुलेट एनी टाइप ऑफ टैक्स। कोई टैक्स आपको इनमें से कुछ करना है, इम्पोज करना है, हटाना है, रिमिट करना है, अल्टर करना है या रेगुलेट करना है। देन सेकंड चीज उसमें आती है रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट। उसको रेगुलेट करना है कि जो मनी गवर्नमेंट ने बोरो करी है। उसके बाद अगर आपको कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड या फिर कोई मनी विड्रॉल करनी है, उसके बाद या फिर मान लीजिए आपको यू हैव टू मेक द अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, या फिर यू हैव टू डिक्लेयर एनी एक्सपेंडिचर हैज बीन चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, या फिर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सच एक्सपेंडिचर, भाई उस एक्सपेंडिचर का आपको कुछ अमाउंट इंक्रीज करवाना है। या फिर मान लीजिए कि कोई रिसीट है, यू नो अबाउट द मनी विच इज अकाउंटेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड और द पब्लिक अकाउंट्स, है ना, तो बेसिकली ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अगर उससे रिलेटेड कोई बिल है, या फिर एनी मैटर विच इज इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबाउ इन, मतलब कुल मिला के पैसों से रिलेटेड जो मामला है ना, वो आप इसके अंदर डिस्कस करोगे। अब इसके अंदर जो की रूल आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में नहीं कर सकते हो। लोकसभा नॉट राज्यसभा। ठीक है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। ये जो प्रेसिडेंट की एसेंट हम यहाँ ले रहे थे ना पहले ऑर्डिनरी बिल में लास्ट में, ये सबसे पहले ये करेंगे हम। प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे, लोकसभा में। अब आप पूछो राज्यसभा की रोल क्या है, एडवाइजरी है, खाली एडवाइस देगी बस। वो भी 14 दिन के अंदर रिकमेंड करनी है, या तो रिकमेंड कर दो नहीं तो रिटर्न कर दो, और अगर नहीं करते हो तो फिर 14 दिन बाद हमें मान लेंगे भाई यू हैव एग्रीड, मौन सहमति जिसको हम कहते हैं समटाइम्स, तो वो वाली चीज है। अच्छा अब मान लो रिकमेंडेशन दे दे, फिर लोकसभा की इच्छा, माने तो माने, ना माने तो ना माने। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा अब ये मनी बिल है, ये कौन बताएगा भाई, ये ऑर्डिनरी बिल है, ये मनी बिल है, क्या डिफरेंस भाई, कौन बताएगा कौन सा बिल कौन सा है। ये 110 का सब क्लॉज 3 कहता है स्पीकर ऑफ लोकसभा बताएगा। अब जो स्पीकर का सर्टिफिकेट है कि भाई ये मनी बिल है, तो वो फाइनल है और कंक्लूसिव है। स्पीकर के सर्टिफिकेशन पे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, बट आधार केस ने बदला इसको। जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ये 5 जज बेंच, और इसने फिर ये कहा कि नहीं, मनी बिल सर्टिफिकेशन को भी चैलेंज किया जा सकता है। अंडरस्टूड। बट दिस थिंग इज क्लियरली प्रॉब्लमैटिक एज रीजन बीइंग कि 3-2 की जो मेजोरिटी थी उसने आधार एक्ट के इस मनी बिल को, भाई जो आपने आधार एक्ट जो लाए थे और उसको आपने मनी बिल में कंसीडर किया था, इस सर्टिफिकेशन को जो है ना कंट्रोवर्शियल बिल्कुल माना था कि भाई ये कंट्रोवर्शियल है। लेकिन एक माइनॉरिटी व्यू ये था कि यार स्पीकर का जो सर्टिफिकेशन है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं होना चाहिए। भाई आधार एक्ट के बाद और कुछ नहीं, तो पहले तो आपने ये कह रखा था कि भाई नहीं मानेंगे, लेकिन आधार एक्ट के बाद आपने ये मानना तो शुरू कर दिया कहीं ना कहीं, चाहे माइनॉरिटी व्यू। बट व्हाट हैज चेंज इज दिस कि नहीं, स्पीकर का जो जजमेंट है, स्पीकर का जो सर्टिफिकेशन है, जो स्पीकर का व्यू है, उसको आपके कोर्ट में चैलेंज करना बहुत जरूरी मतलब है। आप कर सकते हो चाहो तो, यू विल नॉट मेक इट इम्यून। अंडरस्टूड। अब आधार एक्ट को तुमने मनी बिल माना तो माना क्यों उस समय पे, ये बड़ा चर्चा हुई इसके ऊपर, ये आप ध्यान रखोगे चीजों का, है ना। देखो आधार एक्ट जो लेकर के आए थे ना 2016 में, उसमें कुछ प्रोविजंस थे। अब वो डायरेक्टली आपके टैक्स से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया कि यार सब्सिडी और वेलफेयर मेजर्स का, भाई जो हम ये जो सब्सिडी देते हैं या फिर ये जो वेलफेयर मेजर्स के नाम पे हम जो ट्रांसफर करते हैं, तो इनका जो है ना डायरेक्टली आपके कंसोलिडेटेड फंड से कनेक्शन है। तो इसीलिए हमने इसको ये कहा है कि भाई ये मनी मतलब ऐसे कान ना पकड़ के
और कुछ ऐसे कान पकड़ रहे थे लोग। समझ रहे हो बात को? तो क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि यार मनी बिल जो है ना आपकी, ये इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप इतना स्ट्रेच कर रहे हो सिर्फ इस वजह से कि राज्यसभा बाईपास कर जाएगी। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी उस समय इसीलिए इतनी अलाइव हुई क्योंकि उस समय पे बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी और वो दूर दूर तक इस आधार को पास नहीं करवा सकते थे, इसलिए ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई, ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। अंडरस्टूड? एक आपके अभी रिसेंटली, आई डोंट रिमेम्बर बट एक बिल अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक, जो भी मनी बिल के मतलब एज मनी बिल आपको इंट्रोड्यूस किया गया, अपोजिशन ने उसको बड़ा चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हियरिंग भी करी है उसके ऊपर, एंड दे हैव गिवन सम ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस where they have defined the limits of the money bill, कि यार मनी बिल का जो आप है उसका क्या है एक्चुअली में, जो उसकी लिमिट्स थी उसको डिसाइड करने के लिए एक बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट था। ऑल्दो वो हमारे प्रीलिम्स में काम में नहीं आएगा, मेंस में काम में आएगा, इफ आई विल रिमेम्बर तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अदरवाइज आई विल टेल यू इन दी नेक्स्ट क्लास। तो ये मनी बिल है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तीसरे बिल आपके आते हैं सर फाइनेंशियल बिल्स। मनी बिल के बाद कौन से बिल आएंगे? अब फाइनेंशियल बिल भी आपके दो कैटेगरीज में है सर, और ये मनी बिल से बिल्कुल अलग है, ये और ध्यान रखिएगा। एक है कैटेगरी वन और एक है कैटेगरी टू। ये आर्टिकल 117 सब क्लॉज वन और ये आर्टिकल 117 सब क्लॉज थ्री में मेंशन्ड है। देखो, ये जो आर्टिकल 117 है इसमें 110 वाले आपके जो सब्जेक्ट्स है ना वो भी इंक्लूड है, और उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा मैटर्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन जो है ना, इसको आप सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन भी जरूरी है। अंडरस्टूड? तो मनी बिल में भी तो यही था, वही सब्जेक्ट है इसमें तो आपके मनी बिल के इधर और दो चार चीजें ज्यादा है, कम तो है ही नहीं मनी बिल से। वही मनी बिल की तरह प्राइमरी आप जो है प्रेसिडेंट का प्राइमरी एसेंट लेकर के आ रहे हो, उसके बाद में आप इसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राज्यसभा में नहीं कर रहे हो, तो फिर अलग से क्यों करा, उसी में जोड़ देते इसको। रीजन भी, उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा के पास इन सब चीजों के बाद जो राज्यसभा में बिल जाएगा तो राज्यसभा के पास फुल अमेंडिंग पावर्स है यहाँ पे, वहां मनी बिल की तरह सिर्फ एडवाइजरी रोल नहीं है उसका। और अगर मान लो डिस्प्यूट हो जाता है तो इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग भी अलाउड है आपको, कि आप चाहो तो ज्वाइंट सिटिंग भी करवा सकते हो। तो आप ज्वाइंट सिटिंग कहाँ कहाँ करा रहे हो तुम लोग? एक ऑर्डिनरी बिल में करा रहे हो और एक फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी वन में करा रहे हो, जो आर्टिकल 117 सब क्लॉज वन में है। अब आता है कैटेगरी टू वाला बिल 117(3) में। इसमें क्या होता है कि जो आपके कंसोलिडेटेड फंड से जितने भी आप एक्सपेंडिचर करते हो वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन जो 110 में आर्टिकल आ गए, 110 आर्टिकल में जो आपके सब्जेक्ट्स आ गए उनको आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, इसमें आप इंक्लूड कर रहे थे, इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तुम्हारे जैसे तो लोकसभा में करो, जैसे तो राज्यसभा में करो। प्रेसिडेंट की जो प्रायर रिकमेंडेशन है वो सिर्फ उसी केस में जरूरी है जहां पे आपको कंसोलिडेटेड फंड का अप्रोप्रिएशन लगेगा। ठीक है? सिमिलरली भाई राज्यसभा भी अमेंड कर सकती है चाहे तो, ज्वाइंट सेटिंग भी पॉसिबल है। अंडरस्टूड? अब इसको याद कैसे करोगे जो डिफरेंस है? देखो, मनी बिल जो है वो प्योरली टैक्स और अप्रोप्रिएशन का मैटर है, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेटरी रोल में है। लेकिन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 110 के मैटर के साथ साथ अदर मैटर्स भी लेंगे, लेकिन इसमें राज्यसभा अमेंड कर पाएगी। और जो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू है इसमें जो एक्सपेंडिचर मैटर्स हैं, भाई आपने एक्सपेंडिचर का मैटर तो ले ही लिया है जो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज हो रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 110 मैटर नहीं कर रहा है इसमें। भाई जो वट एवर सब्जेक्ट मैटर्स आर देयर इन आर्टिकल 110 दे वर नॉट, और नॉर्मल प्रोसीजर है भाई।
ठीक है। अब आते हैं सर चौथे तरीके के बिल, जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स अंडर आर्टिकल 368। तीन टाइप ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर्स है इसके अंदर। सेशन 2 में हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल जो है वो दोनों हाउसेज में सेपरेटली पास होने चाहिए, जॉइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेज में जरूरी है। अमेंडमेंट बिल में आपका जो प्रेसिडेंट का रोल है वो बड़ा ये है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट अंडर आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 thereupon the constitution shall stand amended। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर, वो रिटर्न नहीं कर सकता। ये एक्सट्रीमली बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और क्यों नहीं कर सकता? पहले से रिकमेंडेशन लेकर के आ रहे हो कैब में तुम, ठीक है। तो अब इसमें जो आप एक डिस्टिंक्शन ध्यान रखो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है आपका, इसमें प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही देनी है, मस्ट है। विथहोल्ड नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, दोनों काम नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी बिल में विथहोल्ड भी कर ले, रिटर्न भी कर ले। मनी बिल में या तो एसेंट दे देगा, है ना, या विथहोल्ड कर लेगा, लेकिन रिटर्न नहीं कर पाएगा। रिटर्न क्यों नहीं कर पाएगा? पहले बता तो दिया था तेरे को भाई, भाई प्रेसिडेंट को और क्या बोलोगे, तेरे को बताया तो था, पहले बिल दिखाया था ना, फिर तब कर लेते नाटक, अब क्यों करा फिर? अंडरस्टूड। तो ये आपका इसका सीन था। अब एक और बात कर लेते हैं, क्या कि प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं आपके, देखो अब हम बात करते हैं, चार बिल हम देख चुके हैं, अब पांचवें बिल की बात करते हैं। देखो पांचवा बिल है वो है आपका प्राइवेट मेंबर बिल। कौन सा बिल है? प्राइवेट मेंबर बिल। भाई प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि नॉन मिनिस्टर एमपी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जनरली आपका ये फ्राइडे के दिन लिस्ट होता है, पूरा एक दिन आप इसके लिए डेडिकेट रखते हो, ठीक है। इसके अंदर आप यूजुअली क्या करते हो, जो कमिटी स्टेज है उसको आप स्किप कर देते हो। अंडरस्टूड। तो अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जो लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल है जो लॉ बना है वो कौन सा है, तो हमने 1970 तो देख ही लिया है। अब इसके अंदर आपके एक सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन बिल आया था, और ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था और जो एक्चुअली में पास भी हुआ था। इसके बाद कोई बिल आया ही नहीं, ठीक है। अब इस प्राइवेट मेंबर बिल का सिग्निफिकेंस है क्या? भाई जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर इसको रखा क्यों है? हटाओ ना इसको फिर आप। तो वो ये है कि देखो, ये क्या होता है ना कि ये सर्व करते हैं एज डिस्कशन प्लेटफॉर्म। भाई अगर मान लीजिए कोई अच्छे खासे नंबर के, जो आपका नंबर चाहिए बिल इंट्रोड्यूस, अगर वो मान लीजिए इसको दिखा दे, अपने अपना एक साइन दे दे, तो वो फिर ये दिखा देगा कि यार यस, इस ये मतलब डिमांड आपके की जा सकती है लेजिस्लेशन से, ये जरूरी है। तो कुछ पुराने से मतलब अगर आप अर्लियर देखोगे ना, तो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में स्टार्ट हुए थे एज प्राइवेट मेंबर बिल। फिर उनके बाद में हमें लगा कि नहीं यार ये बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स है, तो फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर गई, गवर्नमेंट ने अपनी टीम बिठाई, गवर्नमेंट ने उससे लॉ बनाए और बिल बनाया, और फिर वो पार्लियामेंट लेकर के आई। अंडरस्टूड। तो अब हम बात कर लेते हैं बजट और फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ये तीन शब्द थे जो हमने पहले सुने थे अभी, इससे रिलेटेड है। अब हमें क्या है, तीन फाइनेंशियल अकाउंट है ये, इनको हमें समझना पड़ेगा अगर हमें बजट समझना है। तो देखो 266 से 267 ये बजट की बात होती है। सबसे पहले बात करते हैं 266 सब क्लॉज 1, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्स हो, ड्यूटी हो, लोन हो, ये सब यहाँ आता है। कोई भी विड्रॉल हो, मतलब विच हैज हैपेंड थ्रू द अप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के अप्रोप्रिएशन के द्वारा करी जाए, वो सब कहां पर आएगा? इसके अंदर आएगा।
भाई जजेस की सैलरी देनी हो, प्रेसिडेंट को सैलरी देनी हो, राज्यसभा चेयरमैन को सैलरी देनी हो, सीएजी को देनी हो, दे ऑल वर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये पार्लियामेंट के वोट के बिना जाते हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है इंडिपेंडेंस की। एक आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 में। देखो, इमरजेंसी फंड होता है ये, और एक 500 करोड़ का कॉर्पस आप बना के रखते हो उसके अंदर। उसमें होता क्या है कि पार्लियामेंट जो अप्रूवल होती है, अब उससे पहले कोई मान लीजिए इमरजेंसी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा आपको, तो फिर कहाँ से लाओगे पैसा? तो वो आप यहाँ से लाते हो, है ना। और बाद में जो आपकी सप्लीमेंट्री डिमांड्स आती है, तो उनको भी तो फिर आप ग्रांट से रिप्लेनिश करते ही हो ना। तो वो कहाँ से आ रही है ग्रांट? वो सब इस सीएफआई से आ रही है, कंटिजेंसी फंड से आ रही है। और उसके बाद तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। क्या होता पीएसी, है ना। सॉरी, ये तो पब्लिक कमेटी हो जाएगी ना, नहीं, पीएआई, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये 266 सब क्लॉज 2 में आते हैं। देखो, गवर्नमेंट क्या होती है ना, कि वो आपके एज ए ट्रस्टी फॉर अदर्स उस फॉर्म में जाकर के वो पैसा हैंडल करती है। जैसे मान लो प्रोविडेंट फंड है, पोस्टल सेविंग है, ये तो अब ये टेक्निकली देखा जाए तो गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी है, ये किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, जो उन्होंने कहाँ दिया है? गवर्नमेंट को दे रखा है। तो पार्लियामेंट यहाँ पर जो वोट है ना, वो जरूरी नहीं है, बट टेक्निकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट की ओवरसाइट है, वो जरूर होती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर बजटिंग प्रोसेस को देखते हैं। बजट की प्रोसेस देखनी थी अब हमें ना। देखो, बजट कई वर्ड आपके यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ध्यान रखोगे आप लोग। बजट की जगह पे जो वर्ड आपने यूज किया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा वर्ड यूज किया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 के अंदर आता है, ये ना, आर्टिकल 112 में। हर साल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का ये स्टेटमेंट होता है, और कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं बजट प्रेजेंटेशन की। तो देखो, जर्नल बजट जो आपका है वो जनरली अब आपका 2017 से हमने ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया है कि इसको हम February 1 में, मतलब जो फर्स्ट डे होता है फरवरी का, उसी दिन प्रेजेंट कर देते हैं। पहले ये काम फरवरी के एंड में हुआ करता था। अंडरस्टूड। और 2000 तक तो ये सिचुएशन थी आपकी, 1998 2000 तक तो, कि शाम को बजट पेश होता था, मतलब वो ब्रिटिश वाले समय के हिसाब से। बट इट वाज द वाजपेयी गवर्नमेंट डू ओवरटर्न दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, और फिर वो बजट को जो है सुबह लेके आने लगे। अंडरस्टूड। और उसी के साथ साथ 2017 में आपने रेलवे बजट को भी दो जनरल बजट में मर्ज कर दिया था, वरना पहले आपके जनरल बजट आता था और उसके बाद फिर रेलवे बजट अलग से आता था। ठीक है। अब बहुत पुराना मुद्दा है, ज्यादा डिटेल में इसको बात करने की जरूरत है नहीं। तो अब बजट जो आता है ना, ये बजट आपका जो कहते हो आप एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल, ये अकेला नहीं होता है कि भाई बजट बजट बजट। इसके साथ दो डॉक्यूमेंट और आते हैं। एक इसके साथ हम लाते हैं फाइनेंशियल बिल, और एक लाते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ये तीनों बिल एक साथ इंट्रोड्यूस होते हैं सर, ये ध्यान रखोगे आप। तो अब सबसे पहले तो क्या होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझे। तो सबसे पहले तो आप प्रेजेंटेशन करते हो बजट की, है ना। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आप उसके अंदर जर्नल डिस्कशन करते हो, मतलब कोई वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ आप एक जर्नल डिबेट करते हो 2-3 दिन की। भाई पहले एक मैडम आएगी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, वो बिल प्रेजेंट करेगी, वो पढ़ेगी अपना बिल्कुल एकदम। फिर 2-3 दिन उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातों पे, मुद्दों पे चर्चाएं होंगी कि ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, ये होना चाहिए था, ऐसे वैसे, बहुत एकदम ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल बातें होंगी, है ना। 2-3 दिन, उसको आप बोलते हो जनरल डिस्कशन। उसके बाद में जिसको आप कह सकते हो जनरल डिबेट भी है, जनरल डिस्कशन भी बोल सकते हो, 2-3 दिन का होता ही। उसके बाद वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है कंसिडरेशन के लिए। अंडरस्टूड। जो बीच में टाइम बचता है, उसके अंदर जो आपकी ये कमिटीज होती हैं, भाई आपने 2-3 दिन दिया, अब कमिटीज को आप कुछ तो टाइम दोगे उसको पास करने के लिए, भाई पढ़ने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। तो वो उस बीच में क्या हो रहा है कि जो आपकी कमिटीज हैं वो बड़ा डिटेल्ड एग्जामिनेशन करती है
फिर होता क्या है ना कि जो कमिटीज है, अलग अलग कमिटी बना रखी, तो उन कमिटीज के पास वो बिल चला जाता है, फिर वहां लोग वहां बैठते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं। अब डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद में आप एक डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, इसके अंदर जो लोकसभा होती है आपकी, वो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री के जो ग्रांट्स हैं उनके ऊपर वोटिंग करती है। और इसके ऊपर आपके जो कट मोशंस हैं, वो कट मोशंस तीनों तरीके के, अभी हम देखेंगे कट मोशंस क्या होते हैं। ये तीनों चीजें पॉसिबल होती है। अब आपने, इंडिविजुअल मिनिस्ट्री ने ग्रांट्स पे वोट करा लिया, फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि जो वोटिंग है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट ये होगी, वोटिंग करोगे फिर आप। उसके बाद में आप एक अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास करवाओगे। अच्छा, जब तक वो अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है, तब तक आप लीगली पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सातवां जो आप स्टेप लेते हो, उसमें आप फाइनेंशियल बिल को पास करवाते हो। और वो फाइनेंशियल बिल पास करवाने के बाद ही जो आपने मान लीजिए टैक्स के अंदर कोई चेंजेस किए हैं, तो वो इफेक्टिंग होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो पैसा कब खर्च कर पाओगे आप अल्टीमेटली? जब आप अप्रोप्रिएशन बिल, ये अप्रोप्रिएशन बिल को पास करा लोगे। और टैक्स में चेंज कब कर पाओगे? वो किसी भी तरीके का टैक्स हो सकता है, नॉट इनकम टैक्स, नॉट जीएसटी, बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम में आप कब चेंज कर पाओगे? जब आप फाइनेंशियल बिल पास करा लोगे। अब हमने एक चीज देखी थी, कट मोशंस। अब ये कट मोशंस क्या है, देखो। तो ये जो कट मोशन है ना आपके, ये तीन तरीके के होते हैं। कट मोशंस तीन टाइप के होते हैं। ये लोकसभा में जब डिमांड फॉर ग्रांट रखी जाती है, तो उस स्टेज में ये अपोज करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। मैंने बोला कि साहब मुझे इस बार जल ये वाली जो जल जीवन मिशन है, इस जल जीवन मिशन के लिए मुझे 20,000 करोड़ रुपए चाहिए साहब, डिमांड फॉर ग्रांट है मेरी ये। तो अब इसको अगर आपको अपोज करना है, तो उसका जो तरीका है वो है आपका कट मोशन। कैसे, देखो। पहला होता है डिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। क्या होता है? डिस अप्रूवल ऑफ, मैंने बोला भाई जल जीवन मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए दे दो, अपोज करना है मुझे इसको। तो मैं क्या करूंगा कि जो अमाउंट है, जो डिमांड का, उसको मैं 1 रुपए से रिजेक्ट, 1 रुपए मतलब उसका जो डिमांड है ना, उस पॉलिसी का जो बजट है, उसको मैं 1 रुपए कर दूंगा। इसका मतलब पॉलिसी को रिजेक्ट कर दो। मतलब ये प्योरली एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है आपका। भाई डिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट लाने का मतलब क्या है? तुम कह रहे थे 20,000 करोड़, मैंने कहा 20,000 करोड़ छोड़ो, 1 रुपए, ये है तुम्हारे इस पॉलिसी की वैल्यू, ठीक है। एक होता है इकोनॉमिक कट। ये जो अमाउंट है आपका डिमांड का, इट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू एन स्पेसिफाइड अमाउंट। मतलब आप स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को क्रिटिसाइज करते हो इसके अंदर, अंडरस्टूड। और एक आता है टोकन कट। इसमें आप जो डिमांड है, यू मेड इट रिड्यूस्ड टू ₹100। मतलब गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करो आप इधर किसी स्पेसिफिक ग्रीवांस पर, भाई 100 रुपए फिक्स कर दिया हमने। कट मोशन जो है आपके, ध्यान रखोगे, सिर्फ लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में नहीं होते ये। और कट मोशन जो है आपके, वो अप्रोप्रिएशन बिल के डिस्कशन में नहीं होते हैं। ये कब होते हैं? अप्रोप्रिएशन से पहले वाली स्टेज, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स में। अगर कट मोशन पास हो गया सर, ये ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर कट मोशन पास हो गया, कोई सा भी तीनों में से, भले ही चाहे डिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट हो, इकोनॉमिक कट हो, या फिर आपका टोकन कट हो, अगर कोई भी कट मोशन पास हो गया है, तो गवर्नमेंट विल रिजाइन इमीडिएटली।
बिकॉज इफेक्टिवली इसको आप क्या मानते हो, इट इज अ मेजर और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यार तुम कह रहे हो 20,000 करोड़ रुपए चाहिए मुझे जल जीवन मिशन के लिए, मैंने तुम्हारे जल जीवन मिशन की वैल्यू 1 रुपए करा दी, मतलब ये मेरा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। या फिर मान लो तुमने कहा था 20,000 करोड़ दे दो, मैंने कहा 20,000 करोड़ टोकन कट लाऊंगा और मैं बोलूंगा ये लो 100 रुपए। इतनी औकात है तुम्हारी के पॉलिसी की। यार वो पास और हो जाए वो 100 रुपए का जो पर्टिकुलर मेरा कट मोशन है, इसका मतलब वो जितने एमपीज हैं, मेजोरिटी ऑफ द एमपीज वो क्या मानते हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए फालतू खर्चे थे। इस जल जीवन मिशन की औकात 20 रुपए की थी, सॉरी 100 रुपए की थी। और तुम मांग रहे हो कितने, 20,000 करोड़। तुम्हारा तो तुम्हारे लोगों का भरोसा नहीं है तुम पे, तुम कौन से बिल पास कराओगे और कौन सा तुम बजट पेश करोगे आगे, रवन्ना। मतलब मेजोरिटी खो चुकी है सरकार, अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये रेयरली पास होते हैं और आपने बड़ा रेयरली इनको सुना होगा। बट हाँ, इनके थ्रू आप सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जरूर जता सकते हो। भाई गवर्नमेंट के लिए यार हमारा मोटिव ये है इस बार कि हम लोग जो है आपके पेट्रोल की जो प्राइसेस या फिर कोई भी ऐसा उलूल जुलूल टाइप का वो कुछ ले आए, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार हम जो है मोदी जी के एड बजट पे 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब ये कोई बात थोड़ी होती है, 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो अपोजिशन इन पर्टिकुलर बिल्स को ला करके और गवर्नमेंट की अटेंशन ड्रॉ करा सकता है। वो इकोनॉमिक कट में तो ये हो गया कि वो ये कहते हैं कि यार देखो 1,000 करोड़ बहुत ज्यादा है, केजरीवाल से सीखो। 800 करोड़ में निपटा दिया था भाई ने। भाई आप इतनी सी इंडिया में 1,000 करोड़ में करना चाह रहे हो, उसने इतनी बड़ी दिल्ली में 800 करोड़ में आप अपना जो है पूरा प्रचार कर लिया था। तो आप जाइए और केजरीवाल जी से सीख के आइए कि आपको क्या करना है। तो सॉर्ट ऑफ आप इस तरीके से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जता सकते हो। ठीक है। आपने मान लीजिए कोई पॉलिसी लॉन्च कर दी, आपने पॉलिसी में यह कहा कि आज के बाद जिस भी व्यक्ति की एक पर पर्सन की जो महीने की इनकम है वो 1,000 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए से ऊपर है, या मान लीजिए 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसको आज से सरकार हर महीने 1 लाख रुपए सब्सिडी देगी। मतलब सब्सिडी के तौर पे उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेगी। अभी कितना मूर्खतापूर्ण आपका बिल हो गया, अंडरस्टूड। तो इस तरीके के जो मूर्खतापूर्ण बिल होते हैं उनमें फिर आप अटेंशन ड्रॉ करा सकते हो इन सब चीजों के थ्रू गवर्नमेंट को। अब एक और टर्म है जो हमें सीखनी पड़ेगी, दैट इज वोट ऑन अकाउंट। आर्टिकल 116 में आता ही है ना। मान लीजिए किसी वजह से आप बजट सेशन के खत्म होने से पहले फुल बजट ही पास नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या, बर्बाद देश। अब फिर वो अभी आप लोगों ने सुना होगा एक न्यूज आई थी कि यूएस का बट्टा बैठ जाएगा, कांग्रेस पैसा नहीं दे रहा है, फलाना ढिमका। तो उनको समझाओ भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसे पार्लियामेंट नहीं चलती है। अगर मान लीजिए कल को एक खबर आती है कि साहब बिल पास नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से, बजट सेशन खत्म हो रहा है, तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट अपने ताले वाले मार के घर बैठ जाएगी। इसका मतलब तो यही हो गया फिर, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो। नहीं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप एक इंटरिम प्रोविजन ला सकते हो जिसके अंदर आपका जो 2 महीने का एक्सपेंडिचर करना है, आपको जो आप ग्रांट मांग रहे हो, सरकार कह रही है कि भाई मुझे 2 महीने खर्चा करने के लिए, खर्चे के लिए मुझे 1,000 रुपए चाहिए, तो फिर आप एज एडवांस ग्रांट आप वो 1,000 रुपए उसको दे दोगे। भाई आपने कहा कि साहब मुझे 12 महीने सरकार चलानी है, 12 महीने के लिए मुझे 12,000 रुपए चाहिए, अंडरस्टूड। तो आप उसको क्या करोगे, आप पूरा बिल तो पास ही नहीं कर पा रहे 12 महीने का, तो फिर क्या करें, ताला थोड़ी लगाएंगे। तो आप 2 महीने का एडवांस दे देते हो, तो 12,000 के अंदर 2 महीने का कितना हो गया, 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए आपने एडवांस ग्रांट के तौर पे दे दिए कि भाई लो चलो जाओ काम चलाओ। जब तक ये 2,000 खर्च रहे हो तब तक बिल पास करा लेना और बाकी पैसा उठा लेना। ठीक है। होता है ना कई बार आप अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट का काम देते हो, फिर आप देखते हो कितना काम हो, अच्छा इतना काम, चल यार इसको इतना काम हो गया है तो 20% पैसा तो दे देते हैं, एंड सॉर्ट ऑफ टाइप है ना। तो जैसे अब ये इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है आपको, तो जो इलेक्शन ईयर होता है उसके अंदर आप इंटरिम बजट को प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कन्वेंशन ये रहा है कि आप ये मानते हो कि यार इस साल आपकी सरकार जाने वाली है, जैसे फॉर एग्जांपल मई में आपकी ये गवर्नमेंट चली जाएगी, है ना। भाई टेक्निकली मोदी जी 3 बार आ गए मान लीजिए,
बट हर साल वो गवर्नमेंट तो चेंज हो ही रही है उनकी, इन कंटिन्यूएशन तो नहीं है। वो हर बार इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीत के आ जाता है। बट मोदी गवर्नमेंट 1.0, मोदी गवर्नमेंट 2.0, मोदी गवर्नमेंट 3.0, इससे पहले आपके मनमोहन सिंह गवर्नमेंट 1.0, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट 2.0, ऐसे चलती थी। तो 1.0 2.0 मतलब वो पहली सरकार थी, वो दूसरी सरकार थी, ना तो सेम काम हो रहे हैं, ना सेम मंत्री है, ना कुछ है, वो दोनों सरकारें अलग अलग है। ठीक है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि यार पता थोड़ी है आपको मई में कि आपकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी। फरवरी में आप बजट लेके आ रहे हो, मई में आपको नई सरकार आ जाएगी आपकी, रिपीट कर जाए इट इज अ डिफरेंट इशू, बट नई सरकार आ जाएगी। भाई जनता का मैंडेट है। तो अल्टीमेटली आपका जो राइट बन रहा है इस सरकार का, वो तो अगले 3 महीने का ही तो बन रहा है। पूरे साल की आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 3 महीने की है। क्योंकि आप ये मान लेते हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट को फुल बजट प्रेजेंट करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब इंटरिम बजट आप ले आए फरवरी में, फिर फाइनल बजट कब लाओगे, जो मतलब पूरा बजट है? वो आता है सर जुलाई 2024, जुलाई, जैसे 2024 वाला इलेक्शन हुआ था, है ना। तो फेब्रवरी के अंदर तो आप ले आए इंटरिम वाला बजट, जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट का है। और जुलाई 2024 में आप ले आए कौन सा, ये फुल बजट या फाइनल बजट। क्योंकि मई में आपके शपथ वपथ हुआ के और आप जो है जुलाई में पीएम बन गए तो दोबारा से। जिलेटिन। अब लग रहा होगा वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप याद कर रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है। तो ये वो स्कैरी वेपन नहीं है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला की, ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। बजट सेशन के आखिरी डेज में क्या होता है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट आपकी डिस्कस नहीं हो पाती है, तो आप उन्हें क्या करते हो कि बिना डिस्कशन के ही वोट करके और उनको जो है मतलब पास कर देते हो। और उसमें स्पीकर जो है वो स्पेसिफिकली बोलता है, अनाउंस करता है कि द रिमेनिंग डिमांड्स आर नाउ पुट टू वोट। होता क्या है कि आपने बजट डॉक्यूमेंट रखा, अब आपके बजट डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपने टोटल 116 डिमांड रखी है, कितनी, 116 डिमांड रखी है मोटा मोटी। यार अब आप महीने 2 महीने में इतना थोड़ी डिस्कस कर पाओगे, एक महीने में। तो 116 आप दिन की एक डिमांड भी डिस्कस कर लो तो भी 30 कर पाओगे, तो बाकी का क्या। अगर ये 116 डिमांड बैठ बैठ गए अगर डिस्कस करने पे, तो साल निकल जाएगा, नया बजट आ जाएगा जब तक ये पास नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या करते हो कि जो इंपॉर्टेंट 5 10 20 जितनी भी होती है डिमांड्स, उन पे आप डिटेल डिस्कशन कर लेते हो। और इसके इन इस डिटेल डिस्कशन करने के बाद जो बाकी बच जाती है, उनके लिए आप कह देते हो कि बाय द रिमेनिंग डिमांड्स आर नाउ पुट टू वोट। तो प्रैक्टिकली बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का बजट वो किस तरीके से पास होता है, थ्रू दिस जिलेटिन पास होता है, बिना किसी डिटेल स्क्रूटनी के। ये पार्लियामेंट की ओवरसाइट फेलियर का एक बड़ा सिंबल है। ठीक है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री डिवाइसेस और प्रोसीजर्स की, है ना। एक मिनट रुको। चलो अब आते हैं पार्लियामेंट्री डिवाइसेस एंड प्रोसीजर्स पे। ये कुछ डिवाइस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं पार्लियामेंट के, कुछ टूल्स हैं, हथियार हैं पार्लियामेंट के पास। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जैसे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, हाफ आवर डिस्कशन। ठीक है। देखो होता क्या है कि पार्लियामेंट का जो
पहला आर होता है सिटिंग का। भाई पार्लियामेंट आज बैठी, मान लो आज कितनी तारीख है, आज है मेरे हिसाब से 17 18 तारीख है ना, डेट नहीं आती है। आज 17 तारीख है ना, 17 मई 2026। तो अब मान लीजिए आज पार्लियामेंट चल रही है, 11 बजे से आपकी पार्लियामेंट शुरू होती है मान लीजिए, या 10 बजे से शुरू होती है। तो जो 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो पहला घंटा है, फर्स्ट आवर, इसको आप बोलते हो क्वेश्चन आवर। इसमें जो मेंबर्स है वो मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। जर्नली क्लासेस में क्या होता है, जैसे हम पहले मैं पढ़ाऊंगा और लास्ट के 10 मिनट में आपसे सारे सवाल लूंगा, यहाँ उल्टा है, आते पहले ही सवाल जागते जवाब दे। ठीक है। अब क्वेश्चंस के भी इसमें टाइप होते हैं, देखो सवाल पूछने के। तो पहले होते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस, कौन से, स्टार्ट क्वेश्चन, इनके ओरल जवाब चाहिए होते हैं। मतलब बोलेगा मिनिस्टर एक एक बात कि मैंने पूछा कि भाई इस बार रेलवे बजट के अंदर जो आपके रेलवे के जनरल मैनेजर्स हैं, उनके बंगलों के रंग रोशन के लिए आपने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च की। तो मिनिस्टर साहब खड़े होंगे और बताएंगे कि भाई इतने इतने जनरल मैनेजर थे, इतने इतने इनके जो है छोटे छोटे बंगले थे, उनके एक एक बंगले पे हमने इस बार 2 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए, ताकि एक बढ़िया मलाईदार गद्दे पे बैठ के, मलाईदार नहीं, कौन सा होता है वो, एक होता है ना मखमली गद्दे पे लेट के जनरल मैनेजर साहब, जो ट्रेन में समस्याएं आ रही है हमारे सिटीजन्स के साथ, जो पैसेंजर्स के साथ, उसके बारे में एक बहुत डीप गहन विचार कर पाए और एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन के साथ आ पाए। तो उस जरूरी काम के लिए हमने जनरल मैनेजर साहब के लिए एक मखमली गद्दे का इंतजाम किया है। उसके बाद भी समस्या अगर सॉल्व ना हो पाए तो एक बहुत ही लेविश जो है हमने साहब के लिए टॉयलेट का भी एक इंतजाम किया है उसके अंदर। तो सॉर्ट ऑफ इस तरीके से आके बताएंगे आपके मिनिस्टर साहब। ठीक है। नहीं, ये रियलिटी है जिसको मैंने आपको एक स्लैंग की फॉर्म में बताया, बट इट इज ट्रू स्टोरी। ये आप जाके देख लो, होता ही। इसमें कलेक्टर साहब का नाम ले लेंगे तो फिर कंटेम्प्ट लगा देंगे वो। ठीक है। तो ये स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर आप ओरल आंसर दोगे। इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जैसे अब आप ये पूछ सकते हो कि ठीक है साहब, आप मखमली गद्दा तो लेकर के आए, अब वो जो मखमल आपने लगाई है, वो मखमल आप जो है चाइना से लाए हो, आप कश्मीर से लाए हो, या आप किसी और बढ़िया ऐसे देश से लेकर के आए हो, वो स्लीप वेल कंपनी का है या कोई और ऊंची कंपनी आजकल आ रही होगी फॉरेन की, मुझे नहीं पता, पर तो उसका है, ऑर्थोपेडिक मेट्रेस है, कौन सा है, क्या है। तो ये इस तरीके के सवाल भी आप उनसे पूछ सकते हो। इसके लिए आपने जनरली ये कह रखा है कि भाई एक दिन में आप 20 सवाल पूछ सकते हो, 20 स्टार्ट क्वेश्चन, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, 1 घंटे की वजह से आप 6 7 का ही जवाब दे पाते। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन, कौन से, इनके रिटर्न जवाब देने होते हैं आपको। अब रिटर्न जवाब में कोई सप्लीमेंट्री सवाल थोड़ी पूछ सकते हो। तो एक दिन के 200 से 300 सवाल ये भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। अब इसमें ये होता है कि भाई आपको क्या होता है कि कोई भी सवाल पूछने से पहले एक नोटिस देना पड़ता है कि भाई मैं ये सवाल पूछूंगा, तो वो आपको बताना पड़ता है। खाली आपके इंटरव्यू स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं कि सर आप आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, या आम की गुठली का आप क्या करते हैं, ये भी स्क्रिप्टेड ही होते हैं। पहले बताते हो आप कि भाई ये सवाल है। नहीं, इसमें देखो जरूरी है, भाई आप सवाल पूछोगे तो वो अब बेचारा मिनिस्टर को भी क्या पता कि कौन सा जो है जनरल मैनेजर कौन सा गद्दा लेके बैठा है। तो वो मिनिस्टर साहब भी फिर पूछते हैं कि भाई कौन सा गद्दा ट्रेंड में है आजकल, मेरे भी लगा दो 2 4।
तो मैं भी थोड़ा देश के बारे में सोच लूँ, सॉर्ट ऑफ। तो ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप लेस देन 10 डेज नोटिस के साथ अर्जेंट मैटर्स पर आप इनको सवाल को पूछते हो, बट इस पे आपके मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन है कि वो जवाब दे या ना दे। ठीक है भाई, आपको कहीं से पता पड़ा कि साहब आपने सवाल पूछ लिया कि जनरल मैनेजर साहब गद्दे पे सो रहे हैं मखमली पे, पर कहीं से आपको पता कि सर जो टॉयलेट जाते हैं तो उसकी जो सीट है वो भी सर ने मखमली गद्दे की बनवाई है, कि ताकि वहां पे भी गहन विचार वो कर पाए देश के भविष्य का, कि रेलवे कैसे सुधारी जाए। तो अब वो फिर मिनिस्टर साहब का डिस्क्रिप्शन है कि वो बताएं कि ना बताएं कि वहां गिद्दी कौन सी लगाई उन्होंने। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। बिल और रिजोल्यूशन से रिलेटेड कोई सवाल अगर है तो आप नॉन मिनिस्टर से भी पूछ सकते हो। भाई मैं प्राइवेट मेंबर था, मतलब नॉन मिनिस्टर एमपी था, मैंने कोई बिल रखा है, तो अब मैंने बिल रखा है तो मुझसे सवाल तो पूछोगे ना कि भाई तू क्यों लाया ये बिल। भाई राघव चड्डा ने कहा कि भाई आप 84 दिन का जो है वो प्लान लेके चलते हो, आप 90 दिन का करो। अब वो राघव चड्डा बिल ले आता मान लो उसकी जगह कि इसको 90 दिन करो तुम। भाई 84 दिन का जो तुम रिचार्ज करते हो उसकी जगह 3 महीने करो, उसको 90 दिन करो पूरे। अब राघव चड्डा मान लो बिल ले आता, अब तो खैर वो देशभक्त हो गए हैं, तो अब तो नहीं लाएंगे वैसे बिल फालतू के, बट पहले जरूरी थे ऐसे बिल ला सकते थे वो। तो अब मान लीजिए ये बिल वो पहले ले आते, फिर तो उनसे पूछते तो सही कि भाई 6 दिन का जो तू हमारे पेट पे लात मार रहा है उसका क्या होगा फिर। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है 0 आवर। भाई ये 10 से 11 बैठ लिए तुम, अब 11 बजे बाद आ जाओ, 12 बजे बाद सॉरी। अब ये साहब स्पीकर साहब की डिस्क्रिप्शन है कि मैं 2 बजे 3 बजे या रात को 11 बजे तक बिठाऊं, बट ये 12 बजे से स्टार्ट होता है दिन को। खत्म कब करोगे ये स्पीकर या चेयरमैन की डिस्क्रिप्शन है। अभी 0 आवर में आप अर्जेंट जो पब्लिक मैटर्स है उनको रेज कर सकते हो, और इसके अंदर कोई आपको प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब 0 आवर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन आर मतलब 1 आवर के बाद आता है, 12 बजे। ठीक है, अब अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, अब ये पब्लिक मैटर है कि नहीं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब तक अपोजिशन जो है आपके धर्मेंद्र प्रधान का ये रेजिग्नेशन जो है डिमांड क्यों नहीं कर रहे। आई समटाइम्स आई गॉट scared कि with these type of ministers incompetent people इस देश का क्या होगा। ये एक बेसिक सवाल है जिसको आपके जो है आई थिंक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इसके, एंड दे मस्ट अबॉलिश and dismiss the NTA and the minister himself. And I think the why sometime people used to say कि यार पहले जैसे नेता आज नहीं हो सकते हैं, just because and this is the problem सर। और जो हम कई बार कहते हैं ना कि सर हमारी रिपोर्ट्स इतनी सही क्यों नहीं आती है जब हम डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं, तो देखो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो तानाशाही सरकार होती है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आप उसके अंदर सवाल जवाब नहीं पूछ सकते, किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती भाई। ट्रस्ट मी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वॉट एवर योर प्राइम मिनिस्टर सेज, कि कथनी और करनी का जो फर्क होता है कई बार वो यहाँ दिखता है। योर प्राइम मिनिस्टर विल से दोज लाउड्स एंड लाउड्स ऑफ वर्ड्स, बट आई डोंट नो व्हाई ही डिमांडिंग और he is restigating that Dharmendra Pradhan from his ministry. Your NEET paper got leaked in 2015. In 2016, then the news came in 2021, 2025 and 2026. 2025 ये छुपा गए, 2018-19 में आई थिंक पेपर लीक हुआ था वो ये छुपा गए, 2021 में पेपर लीक हुआ था वो ये छुपा गए। उसके बाद एनटीए जो है नेट का पेपर कराती है वो अभी 2024 में लीक हुआ वो उसको ये कर गए।
उसके बाद हर बार ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि साहब आपका पेपर लीक हो रहा है। मतलब मोटा मोटी इस सरकार में 2 पेपर लीक हो चुके बड़े नीट के, जो 25-26 लाख बच्चे पेपर देते हैं। एंड आफ्टर दैट आपके धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। और हद है सर इस मूर्खता की, शर्म। मतलब उस व्यक्ति, किस हद तक वो व्यक्ति बेशर्म है, उसकी आप ये सोच सकते हो कि बेशर्मी की पराकाष्ठा इस हद तक है कि वो आदमी इतना इनकॉम्पिटेंट होने के बाद में भी हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई मैं नेट एनटीए के अंदर ये बदलाव कर दूंगा। एनटीए के डायरेक्टर की आप शक्ल देखो, उसके ऊपर आपको 1% की उसके ऊपर शर्म आपको नहीं दिखेगी, उसके चेहरे पे लानत नहीं दिखेगी कि यार मैं कितना इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति हूँ कि यहाँ बैठा हूं मैं। और फिर भी मैं एक वो अपना वो चेहरा लेकर के बेशर्मी वाला पूरी मीडिया के सामने चले जाता हूँ। और उससे बड़ी बेशर्म आपकी ये मीडिया है जो इसके ऊपर बात ही नहीं करती है। वो ये बात कर रही है कि 3 रुपए पेट्रोल के बढ़ गए, और वो बढ़ने दे, वो सही है, वो क्राइसिस चल रहा है, बढ़ा दिए, कोई बात नहीं। वो 2 महीने पहले बढ़ा सकते थे, तुम चाहते थे। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने 26 लाख बच्चों के भविष्य को गर्त में डाल दिया, और फिर आपके अंदर शर्म नहीं है। समझ रहे हो बात का? ये निशानी है सर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की। और इसीलिए कई बार जो आप कहते हो ना कि यार पहले जैसा नेता नहीं आ सकता, वो इसलिए नहीं आ सकता कि अब आपको लाल बहादुर शास्त्री नहीं मिलेंगे, अब आपको लाल कृष्ण आडवाणी नहीं मिलेंगे, अब आपको जॉर्ज फर्नांडिस नहीं मिलेंगे, जो इस्तीफा दे देते थे आरोप लगते हैं। आपको सुरेश प्रभु नहीं मिलेगा। 2016 की बात है, 17 की। आपकी गवर्नमेंट के अंदर आपका मिनिस्टर है जो आपको राय दे सकता है, और जो जिंदा है अभी, दैट इज सुरेश प्रभु। इसीलिए शायद वो बड़े नेता नहीं बन सकते। आई होप सो। ठीक है, जैसी इस देश की किस्मत है। जब हम बड़े बड़े आक्रांताओं को नहीं टिकने दे सकते, एंड स्टिल वी आर द मोस्ट एंशियंट एंड ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के 2 कौड़ी के लोग भी ज्यादा दिन टिक पाएंगे। आई डोंट नो वट एवर गुड वर्क द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग, बट व्हेन somebody who is responsible for playing with the features of 16-17 year old boys and girls, and still you have made him allowed to continue as the chief minister of the education. So, on your part, I think the prime minister should listen. खैर, इसके बाद आता है हाफ आवर डिस्कशन। ये होता है सर किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर आपको अगर क्लेरिफिकेशन चाहिए तो ये 3 दिन वीक में जो है आपके स्पीकर नॉमिनेट करता है मैटर्स को कि भाई ये मैटर है, ये इन पे आप क्लेरिफिकेशन दे दो, 3 दिन मिलते हैं आपको, है ना। फिर एक आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसमें जो मेंबर होता है वो मिनिस्टर का अटेंशन ड्रॉ करते हैं किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर पे, और फिर मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है। ठीक है, जैसे अभी पब्लिक मैटर चल रहा है कि ईरान से, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे वेसल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप जयशंकर को पकड़ लो, वहां जाके कॉलिंग अटेंशन मोशन में बताओ भाई क्या चल रहा है। फिर वो मिनिस्टर साहब उस पर स्टेटमेंट दो। समटाइम्स पीपल यूज टू थिंक यार मैं पता नहीं कौन सा वो अपोजिशन वाला हूँ कि देखो एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो शुरुआत मुझे लगता है कि जो घर में जाने की शुरुआत थी वो स्टार्ट हुई है सर 2009 से, व्हेन दी सेकंड यूपीए गवर्नमेंट की, एंड योर beloved Kapil Sibal, the most popular yet most unsuccessful lawyer of your country, when he became the education minister,
और वो घटिया सा सीसी सिस्टम लेकर के आया वो आदमी। पढ़ने की सील खत्म कर दी यार उसके बाद उस आदमी ने। फिर तो आपको पता ही है कि सुभान अल्लाह, 12वीं पास मिनिस्टर। अब ये भाई साहब, आप होम मिनिस्टर अच्छा बना सकते हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर बढ़िया बना रहे हैं, उसके बाद आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तो क्या ही कहना। किस हद तक आप जो है प्रोफेशनलिज्म में चले गए। बट जो सबसे जरूरी चीज आपके सरकार की हो सकती थी, मेरे दिमाग से सर ये बाहर आती, कई बार मैं नहीं सोच पाता हूँ कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इज कंटिन्यूइंग स्टिल एज द एजुकेशन मिनिस्टर। या तो कोई मोदी जी के राज छुपे पड़े हैं उनके पास, जो वो खोल देता है पर्चा कि भाई देख ले मोदी। और तो मुझे कोई वो नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट में कुछ अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं, है ना। ये वो सिकनेस वाले मोशन नहीं है, दूसरे मोशन है। जैसे एक है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो आपके सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। ये सीओएम के अगेंस्ट आता है। अब इसको अगर आपको पास करना है तो व्हाट यू वांट सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की। अगर ये पास हो जाए ना तो गवर्नमेंट फॉल कर जाती है। बट हाँ, 10 दिन का एडवांस नोटिस इसमें देना पड़ता है। जनरली 14 दिन है, बट यहाँ पे 10 दिन है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ऑल दो यूपीएससी मुझे नहीं लगता कि इतने तुच्छ से ट्रैप में आपको फंसाएगी। हाँ, स्टेट पीसीएस वालों के लिए तो ये बहुत जो है गोल्ड माइन सवाल है ये, कि वो 14 दिन का 10 दिन कर दे, वो 10 दिन का 14 दिन कर दे। उनके लिए तो मतलब ये हो जाएगा कि जाने कहाँ से सवाल लेके आ गए हम। ठीक है। और लोकसभा स्पीकर ही इसको एडमिट करेगा, एनसीएम को। ठीक है। एक आता है कॉन्फिडेंस मोशन। ये गवर्नमेंट खुद मांगती है अपनी कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए। अब ये भी ऑब्वियसली बात है, लोकसभा में ही आएगा। भाई जैसे अभी आपके टीवी की गवर्नमेंट बनी है, अब लोग बात कह रहे हैं कि 144 है, ये है, वो है, फलाना ढिमका। अब वो वोटिंग हो, अब ऑल दो वोटिंग हो गई, पर वो खुद उसको लेकर के बाद में क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा हूँ मैं। वहां दिखा देते कि मेरे पास 144 आदमी है सर, देख लो। ठीक है। एक आता है सेंसर मोशन। ये क्या होता है, किसी स्पेसिफिक मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के एक ग्रुप के अगेंस्ट आता है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग है। भाई यहाँ पे टेक्निकली सरकार नहीं गिरती है, लेकिन ये पॉलिटिकली बड़ा डिवास्टेटिंग होता है। और इसको आप चाहो तो राज्यसभा में भी ला सकते हो। एंड व्हाई आई एम अमेज्ड कि यार ये नीट वाला मामला लेकर के भी आप क्यों सेंसर मोशन नहीं ला रहे हो धर्मेंद्र प्रधान पे। उसके बाद एक आता है एडजॉर्नमेंट मोशन। इसमें होता है, देखो सर, क्या कि जो अर्जेंट मैटर होते हैं आपके पब्लिक इंपॉर्टेंस के, तो उसमें आप क्या करते हो कि जो बिजनेस आपका चल रहा होता है उस समय पे, मतलब जो आपका काम चल रहा होता है, जनरल रूटीन काम जो आपका चल रहा होता है लोकसभा राज्यसभा में, उसको आप सस्पेंड करवाते हो और फिर आप इसमें डिबेट करवाते हो। ये सिर्फ लोकसभा में आएगा। इसकी बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। एक अर्जेंट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और रीसेंट मैटर पे होना चाहिए। बट हाँ, स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर एडमिटेड हो जाए और पास हो जाए तो गवर्नमेंट गिरती नहीं है, पर बेइज्जती खूब होती है। ठीक है। एक आता है नो डे येट नेम्ड मोशन। भाई फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इस पे, एडमिट करा लिया पहले से, एक बार फ्यूचर में इस पर डिस्कस करेंगे। अब कब करेंगे वो देखेंगे, आज कल परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन करेंगे जरूर। एक होता है प्रिविलेज मोशन। भाई कोई भी मेंबर है या कमिटी है, अब उसके आपने प्रिविलेज को जो है वायलेट कर दिया। जैसे अभी मैं इतनी देर से धर्मेंद्र प्रधान जी को वायलेट कर ही रहा हूँ बोल बोल के, तो मुझ में भी प्रिविलेज मोशन लग सकता है। बट मुझे लगता है कि इन जैसे प्रिविलेज मोशन लगाने से बढ़िया ये लोग पिटवा देते होंगे कहीं सड़क पे अपने कार्यकर्ताओं को भेज भाज के कि भाई जाके सिखाओ उसको थोड़ा, सॉर्ट ऑफ। एक आता है सब्सटेंटिव मोशन। ये एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेन्ड मोशन होता है ना। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का ही एक टाइप है।
एक आता है सब्स्टिट्यूटिव मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन में क्या होगा, भाई कोई आपने पहले मोशन डाला था, उसमें कुछ आपको बदलाव करना था, तो वो बदलाव के लिए आप सब्स्टिट्यूट मोशन लेकर के आते हो। एक अमेंडमेंट मोशन होता है, भाई अब वो सब्सटेंटिव, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने उसको पहले वाले को, कि भाई ये था अब ये आ गया। अब उसमें भी कुछ कमियां रहेंगी तो फिर आप अमेंडमेंट कर दोगे उसके अंदर छोटा मोटा, कि भाई ये और रह गया था जो ये, और अमेंड करके नक्की करो। और एक आता है क्लोजर मोशन। ये होता है भाई अब ठीक है कर लिया, वो डिबेट बंद करो, कर जाओ अपने अंदर। तो इसमें दो तीन तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है सिंपल क्लोजर, कि भाई आराम से, हाँ भाई ठीक है बंद करो उसको। एक होता है कंगारू क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के लिए होता है। और एक वो जिलेटिन हम पढ़ के आए थे। एक और आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कई बार आप अगर अपनी लोकसभा डिबेट सुनी हो तो वो एक खड़े हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तो वो फिर उधर से वो बोलता है रूल नंबर बता। तो ये क्या होता है कि ये कोई भी मेंबर इसको रेज कर सकता है अगर उसको लगता है कि प्रोसीडिंग्स जो है वो रूल्स के अगेंस्ट हो रही है। बट हाँ, ये अगेन स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि भाई ये है क्या नहीं। ठीक है। बट ये हाँ, डिबेट को चाहे तो टेम्पररीली सस्पेंड करवा सकता है। अब एक होता है स्पेशल मेंशन। ये आपके राज्यसभा में होता है। किसमें होता है? राज्यसभा। इसमें क्या होता है कि वो मैटर्स आपके जो क्वेश्चन यार या फिर किसी अदर डिवाइस से आप कवर नहीं कर पा रहे, तो एक 2.5 मिनट का टाइम होता है, उसमें आप इसको रेज कर सकते हो। ठीक है। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करेंगे। देखो, दो ब्रॉड कैटेगरीज है पार्लियामेंट्री कमिटीज की। एक होती है सर स्टैंडिंग कमेटी, और एक होती है एडॉक कमेटी। सबसे पहला डिफरेंस तो ये देखो, ये परमानेंट होती है स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है। अब फाइनेंशियल कमिटीज आती है इसके अंदर, और इसमें तीन इंपॉर्टेंट पढ़नी है आपको फाइनेंशियल वाली में। एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये सीएजी की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। मतलब गवर्नमेंट के पैसों का हिसाब किताब जो पोस्ट एक्सपेंडिचर होता है उसको ये देखती है। इसका जो चेयरमैन होता है, ये कन्वेंशन है ट्रेडिशनली आपका, कि जो अपोजिशन के आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो आपके इसके चेयरमैन होते हैं। तो अभी जैसे प्रेजेंटली हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राहुल गांधी जी। तो इस समय पे जो हमारे पीएसी चेयरमैन है वो कौन है? राहुल गांधी जी है। ठीक है। तो ये कन्वेंशन है। लोकसभा के मेंबर से ही बनाते हो आप इसको, ये कन्वेंशन चलता है। ये इसलिए होता है कि भाई जो आपका सदन का जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है वो कौन है? आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो अभी इस समय पे जैसे मान लीजिए दो पक्ष है, एक पक्ष है एक विपक्ष है। तो पक्ष के सबसे बड़े नेता कौन है? मोदी जी। और विपक्ष के सबसे बड़े नेता कौन है? राहुल जी। ठीक है। तो अब मोदी जी ने जो जो खर्चा किया है, भाई अब इस व्यक्ति पे अगर आपको वॉच रखना है, पक्ष के सबसे बड़ी व्यक्ति पे, तो किसको भेजोगे आप उस पर वॉच रखने के लिए? विपक्ष के सबसे बड़े आदमी को ही तो भेजोगे। भाई अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, तो बॉलिंग करने के लिए आप किसको भेजोगे? मेरे जैसे आदमी को थोड़ी भेजोगे। आप किसको भेजोगे? आप भेजो ग्लेन मैग्राथ को, जो सबसे बड़ा बॉलर है, कि जा तू कराऊ। तो इसीलिए मोदी जी को आउट करना है तो किसको भेजोगे आप? जो सबसे बड़े नेता है उनके अपोजिशन में, राहुल जी को। ठीक? एक होती है एस्टिमेट कमेटी। ये बजट के जो एस्टिमेट्स होते हैं ना उनको एग्जामिन करती है। तो ये प्री एक्सपेंडिचर है। ठीक है। इसमें भी लोकसभा मेंबर्स ही होंगे खाली। मतलब पीएसी में लोकसभा, एस्टिमेट कमेटी में लोकसभा। अब एक आती है पीयूसी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये क्या होता है? ये नाम से समझिए, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग सॉरी, गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जामिनेशन करेंगी ये कंपनी, ये कमेटी। ये मिक्स होती है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो ये तीन तरह की फाइनेंशियल कमिटीज देख ली हमने।
पीएससी एस्टिमेट्स और पीयूसी। अब आ जाओ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज पे, डीएससी पे। 24 कमिटीज होती है ये, 24। हर मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक कमिटी। पढ़ रहे थे हम बजट में, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को भेज दोगे। अब आपको मान लीजिए रोड बनाने के लिए 10 रुपए चाहिए, तो कौन इसके ऊपर चर्चा करे? टेम्पल बनाने वाले, या फिर कोई और जो पानी वानी की सप्लाई कर रहे हैं वो रोड वाले के ना, उसको बातचीत तभी ज्यादा बैठ पाएगा, प्रोफिशिएंसी आ पाएगी। तो बिल्स को कंसिडर करते हैं ये लोग, एनुअल रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं। 31 मेंबर होते हैं इसके अंदर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। और ये मान के चलो कि सबसे एक्टिव कमिटी जो है वो ये वाली कमिटीज है। अब इनके पास अगर आप बिल रेफर करवा देते हो ना सर, तो ये मान के चलो कि जो लेजिस्लेशन की क्वालिटी है वो इसके अंदर इंप्रूव ही होनी, और कुछ नहीं होना। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं ये मानता हूँ कि जैसे शशि थरूर है आपके, अब वो मान लीजिए आपके फॉरेन मिनिस्ट्री की जो कमिटी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी है, उसमें जुड़े हुए हैं, उसके मेंबर है वो। आई डोंट नो है कि नहीं, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डिस्पाइट ऑफ बीइंग हिज नॉलेज एज इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मुझे लगता है कि भाई फॉरेन की जो डीएससी होगी उसके मेंबर शशि थरूर जी होंगे होंगे। तो अब मान लीजिए शशि थरूर जी उसके मेंबर है, बिल कौन लेके आ रहा है? एस जयशंकर। अब ये अपनी फील्ड के स्टॉलवर्ट है, उधर कमेटी में कौन बैठे? एक और स्टॉलवर्ट। भाई दोनों बराबर के व्यक्ति हैं नॉलेज के मामले में। तो अब वो कुछ लेकर के आए, अब वो भगवान तो है नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो उनसे भी रह गई होगी, तो उस कमी को कौन दूर कर देगा? शशि थरूर जी कर देंगे। ये वाली बात है, ठीक है। एक आता है कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। ये जो प्रिविलेजेस ब्रीच होते हैं, जो प्रिविलेज के ब्रीच, उनको एग्जामिन करती है। हर हाउस की अलग अलग होती है। अब जैसे अभी मैं इतनी देर से बैठा बैठा धर्मेंद्र प्रधान जी को बोले जा रहा हूँ, तो अगर वो मेरे पे प्रिविलेज मोशन लगा दें कि भाई प्रिविलेज भाई तू यू हैव कंटेम्प्टेड माय प्रिविलेज, तो फिर मुझे ये कमिटी ऑन प्रिविलेज बुलाएगी कि आ जाओ भाई, ऐसा कैसे बोला तुमने कि इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अंडरस्टूड? एक आती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये जो आपके पार्लियामेंट का टाइम टेबल है उसको डिसाइड करती है। इसमें डोमिनेंट आपकी रूलिंग पार्टी होती है ना, अपोजिशन के लोग लेते हो बट मेजरली रूलिंग पार्टी के लोग रहते हैं इसमें। वो टाइम टेबल बनता है ना आपके स्कूल का, 1 साल का पूरा, कि आप 7 बजे स्कूल आओगे, 7:30 तक आप जो है मॉर्निंग प्रेयर में रहोगे, उसके बाद फर्स्ट आपकी जो है क्लास शुरू होगी, फिर 12:30 बजे एक ब्रेक मिलेगा आपको, फिर लास्ट पीरियड आपका गेम्स का आएगा या फिर म्यूजिक का आएगा। हमारे टाइम पर ऐसा ही कुछ होता था ये। तो ये है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। एक आती है रूल्स कमेटी। ये जो प्रोसीजरल रूल्स हैं आपके, उनको रिवीजन के लिए होती है, ठीक है। एक होती है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। ये क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो जो पार्लियामेंट में कोई अश्योरेंस देते हैं, जान दे देंगे सॉर्ट ऑफ, तो उस तरीके के जो एश्योरेंस आप देते हो, नहीं वो सब नहीं, बट आपने कहा कि भाई 2021 2020 तक सबके घरों में बिजली, या मान लीजिए कोई हेल्थ मिनिस्टर आके कह दे कि मैं 2030 तक सारी बीमारियां खत्म कर दूंगा, ये पोलियो पोलियो जितनी भी, तो ये फिर आपकी गवर्नमेंट अश्योरेंस पे कमेटी बनती है, जो इनको चेक करती है कि भाई तुम कितना काम कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। एक आती है कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाला जो काम होता है उसको एग्जामिन करती है। भाई आपने क्या बोला कि रोड बनानी है, अब गडकरी जी कह रहे हैं यार बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, देखो नेशनल हाईवे बनाऊं, एक्सप्रेस वे बनाऊं, वाटर वे बनाऊं, क्या क्या बनाऊं मैं। तो बोले एक काम करो यार, आज से स्टेट जो नेशनल हाईवे बनते हैं ना, छोटी रोड है एनएच वाली, इसका काम मैं इसको दे रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट बनाया रेबाक से इसके पास ही, मेरे पास बकवास मत करवा के, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब वो डेलीगेट कर दिया आपने अपना काम उधर। या मान लीजिए आपने कह दिया स्टेट को बोल दो पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, बना दूंगा तुम्हारे स्टेट में जो नेशनल हाईवे को जरूरत है। तो फिर ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली कमेटी है, ये उस पैसे को चेक करेगी कि भाई आखिरकार वो जो 1,000 करोड़ रुपए दे रहे हो तुम्हारे को, वो तुम खर्च कर भी रहे हो कि अपनी जेब भर रहे हो तुम, इस तरीके से। एक आती है कमिटी ऑन पिटिशंस। ये जो भी पब्लिक पिटिशंस आती है उनको एग्जामिन करती है। एक आती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, जेपीसी। एडॉक होती है ये। एडॉक मतलब परमानेंट नहीं है ये। कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो फिर उसके लिए आप इसको बनाते हो।
जैसे 2G के लिए जेपीसी बनाई, कोल स्कैम के लिए जेपीसी बनाई, ठीक है ना। उससे पहले वो बोफोर्स के लिए बनाई थी। अब जनरली इसमें भी क्या होता है कि रूलिंग पार्टी जो स्पीकर बनाते हैं, ये एक नुकसान है स्पीकर के पार्टी से होने का, कि इसमें जो ज्यादा लोग रहेंगे ना, जो डोमिनेट करेंगे, वो उस पार्टी के लोग करेंगे जो आपके रूलिंग पार्टी से रिलेटेड है। तो इससे जो इसकी इफेक्टिवनेस है ना, उस पर बड़े सवाल उठ जाते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हैं, कि जो पार्लियामेंट की जो ये कमेटी सिस्टम है, ये बड़ा वीक हो चुका है। अब वीक ऐसे हो चुका है कि जो 17वीं लोकसभा थी ना आपकी, उसमें सिर्फ 25% बिल्स कमिटीज को रेफर किए गए हैं, जबकि प्रीवियस टर्म्स में 60 से 70% बिल आपके कमिटीज के पास जाते थे। तो ये है पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब इतनी काम की है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। अब आ जाओ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे। आर्टिकल 105 ये तो देता है पार्लियामेंट वालों को प्रिविलेज, और 194 देता है आपका किसको, स्टेट लेजिस्लेचर वालों को। अब ये प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, और बहुत लिटिगेटेड भी है साथ के साथ। आर्टिकल 105 ये कहता है, इट टॉक्स अबाउट द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। और 105 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जो पार्लियामेंट की पावर है, प्रिविलेजेस है, और जो इम्यूनिटीज है, ये वो है जो आपके हाउस कमिटी और जो मेंबर हैं उनके लिए एग्जिस्ट करती है। 105 का सब क्लॉज 2 कहता है कि मेंबर्स के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट ये दिया गया है। मतलब कोई कोर्ट में ये क्वेश्चन नहीं कर सकता किसी भी मेंबर के लिए कि उसने ये स्पीच क्यों दी, उसने ये वोट क्यों दिया। समझ गए बात। और 1053 कहता है कि अदर प्रिविलेजेस आपके वो हैं जो आपके हाउस के पास 24 जनवरी 1950 से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के, जो आपके ये ब्रिटिश लॉ के अंडर थे, वो सबको इंक्लूड करोगे। अब ये एक बड़ा इवॉल्विंग प्रोविजन है, क्योंकि जो इंडियन पार्लियामेंट का खुद का जूरिस्प्रूडेंस है ना, वो डेवलप हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो, देयर इज अ ऑटोबायोग्राफिकल मूवी ऑफ विंस्टन चर्चिल, डार्क डार्क कुछ करके है, वो मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत बहुत गजब मूवी है सर, आप सब देखिएगा उसको। इररिस्पेक्टिव ऑफ विंस्टन चर्चिल्स एनालिसिस डन बाय द इंडियंस, हम तो चोर बोलेंगे ना, लूट के भागा है, मैं तो हमारा तो एक पर्सनल बायसनेस है उसके अंदर। पर अगर आप वैसे उसको देखोगे, इंडिया का पर्सपेक्टिव आप हटा दो उसके अंदर, एंड एज अ लीडर टू द कंट्री आप उसको देखो, और कुछ मत देखो आप उसके अंदर, सिर्फ ये देखो कि एक कंट्री है, उस कंट्री को एक व्यक्ति लीड कर रहा है, तो यू विल रियलाइज कि यार मूवी बहुत शानदार है, और चर्चिल का रोल भी बड़ा इफेक्टिव, बहुत गजब का रोल किया है उसके अंदर, जो उसके अंदर एक्टर है उन्होंने। तो उसके अंदर, मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है कि जब भी उनको कोई चीज को सपोर्ट करना होता है ना भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कोई बात, अब भले वो अपोजिशन में कह रहा है कि पोजीशन में कह रहा है, बट कह रहा है वो बात, और उससे आप समर्थन करते हो, तो वो क्या करते थे, सबके सब व्हाइट रुमाल लेकर के आते थे, वो व्हाइट रुमाल को हिलाते थे कि भाई यस वी एग्री, वी एग्री, वी एग्री, है ना। तो अब मान लो ये उस जमाने में चला करता था, अब हमारे यहाँ तो हमने देखा नहीं। तो अब मान लीजिए वो सौरव गांगुली टाइप लोग आए हैं हमारे यहाँ पे, और फिर वो अपना व्हाइट कुर्ता उड़ता निकाल के, और की वी एग्री, मैं राहुल गांधी जी बोले तो व्हाइट टी शर्ट निकाल के सब तैयार, और मोदी जी बोले तो वो व्हाइट कुर्ता निकाल के तैयार, सब लोग। ठीक है, तो उस तरीके की बात है इसके अंदर। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बड़ी ध्यान रखनी है, जैसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, आप आपने दी है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट को, मतलब बाहर के किसी भी कोर्ट में उसकी स्पीच को, उसकी वोट को, उसके लिए आप उसको प्रोसिक्यूट कतई नहीं कर सकते। अब मैंने बाहर के कोर्ट क्यों बोले, क्योंकि अगर बाहर के कोर्ट में नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो स्पीच के लिए आप उसको कर सकते हो। अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है वो, कि भाई अंदर तेरे को छोड़ देंगे, अंदर तो पूरी फिर बातचीत करेंगे हम, बाहर वाला नहीं कर पाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1953 का।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब यही है कि भाई कोर्ट जो है वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को इशू करके और वो आपके बीच में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है जब तक हमें ये ना दिखे कि भाई कोई क्लियर वायलेशन हुआ है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का। उसके अलावा तो फिर हम बिल्कुल ही वो नहीं करेंगे। भाई मान लीजिए अपोजिशन के एमपी है, कोई मैडम है, और मैडम के लिए कोई व्यक्ति बहुत गलत बात बोल दे वहीं पर खड़ा होगी। अब स्पीकर साहब पार्टी के हैं, वो कहते नहीं यार चलो कोई बात नहीं, माफ करो, बच्चा है, गलती होगी। तो आपको मनमोहन सिंह जो मनमोहन, सॉरी यार, रियली वेरी सॉरी कि इतने बड़े व्यक्ति का नाम मैंने इस घटिया बात के साथ इससे भी लिया। आई वॉज टॉकिंग अबाउट मुलायम सिंह यादव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि ये बच्चे रेप वेप कर देते हैं, आपका क्या सोल्यूशन है? तो उनका जवाब ये था उस व्यक्ति का कि बच्चे गलती हो जाती है, क्या हुई, जवानी के जोश में गलती कर देते हैं। अब क्या बोलो आप ऐसे आदमी को? अब अगर मैं आज उसके लिए कुछ कह रहा हूँ व्यक्ति के लिए, और आप ये कहो कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच है, तो करा ले ब्रीच। ऑल दो वो बात उस व्यक्ति ने पार्लियामेंट में नहीं कही थी, पार्लियामेंट के बाहर गई थी, पर मैं एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई क्लियर वायलेशन जब तक नहीं दिखता तब तक हम इंटरफेयर नहीं करें, लेकिन दिख गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की छेड़छाड़ कर रहे हो, फिर नहीं छोड़ेंगे भैया। तुम ये सोचो कि भाई पूरी तुम्हें अब फिर कुछ भी बोल दो तुम इम्यूनिटी मिल रहा है, इस गलत फहमी में ना रही हो। सुप्रीम कोर्ट नाम है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन ये कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी सर। अच्छा, एक और बड़ा केस था पीएम नरसिम्हा राव जी का वर्सेस स्टेट 1998 का। वो जो एक ये कोई ब्राइबरी केस था कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपीज थे, ये जो आपके ये सोरेन वाली पार्टी है ना, शिबू सोरेन, और अभी जो आपके ये झारखंड के सीएम है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, हिमंता शर्मा कुछ नाम है ना उनका भी। तो जो सोरेन है उनकी पार्टी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी, उन्होंने ये कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनके वोट खरीदे गए 1993 के अंदर जो एनसीएम आया था, और उस वजह से जो नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी वो सरवाइव कर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की मेजोरिटी से ये कहा था कि जो एमपीज वोट देते हैं ना और ब्राइब लेते हैं, वो आर्टिकल 105(2) में इम्यून नहीं है। जो एमपीज बेचारे साफ सुथरे वोट कर रहे हैं उनको है इम्यूनिटी। जो आदमी ब्राइब ले ले या मान लो एब्सटेन कर जाए, उनको फिर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा क्रिटिसाइज किया था इस जजमेंट को, लेकिन ठीक है, बात करना भी चाहिए। आप एक और केस हुआ, ये सेम वही सीता सोरेन वाले मामले में 2024 में। ये था महबूब आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीवीएन जो नरसिम्हा राव जी की जजमेंट था उसको ओवर रूल किया, और ये कहा कि आर्टिकल 105 जो है इसके अंदर जो इम्यूनिटी है ना वो ब्राइबरी केसेस में नहीं है। ब्राइब लेके वोट करना अपने आप में करप्शन है, इससे आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकते हो। और नरसिम्हा राव वाले केस में क्या बोल गए थे कि भाई ठीक है इम्यूनिटी दे दी, यहाँ मना कर दिया नहीं देंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। देखो इसमें क्या होता है कि जो हाउस है ना वो अपनी प्रोसीडिंग से बाहरी लोगों को अगर चाहे तो बाहर कर सकता है, मतलब सीक्रेट सेशन ऑर्गेनाइज करवा सकता है। ये आपके यूज किया गया था इसमें जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा आपने किया था ना उस वाले बिल में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो आरोप ये लगाता है अपोजिशन आज भी कि उस समय पे आपने कैमरे बंद करके मार्शल ला करके और लोगों को फोर्स करके और ये काम करा था आपने। उसको ब्लैक डे बताते हैं लोग डेमोक्रेसी का। एक है राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स का। पार्लियामेंट जो है ना ये खुद डिसाइड करती है कि क्या पब्लिश और क्या नहीं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आपके पीएम बने थे तो उस समय पे फिर आपके जो फ्रीडम फ्रीडम ऑफ प्रेस और ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का बैलेंस है ना,
इसको मेंटेन किया गया। जैसे उसमें ये कहा गया है कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती है ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा की डिबेट्स है, तो इसको हम खुद ही पब्लिश कर देंगे। पहले क्या होता था, पब्लिश नहीं होती थी। अब मान लीजिए कि साहब किसी न्यूज़पेपर वाले ने छाप दिया कि मुलायम सिंह यादव ने ये बात बोली, अब मुलायम सिंह यादव जाके किसी प्रिविलेज मोशन, क्यों, मैंने ये बात बोली, तो उसने बात बाहर कैसे कर दी? अरे ये कोई बात थोड़ी होती है। तो ये किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने। माई आई एम राइटिंग इन रिसर्च पेपर ऑन दी वाजपेयी गवर्नमेंट ऑल्सो। रीजन बीइंग कि मुझे ऐसा लगता है कि यार, अगर आपको देखना है फुल मेजोरिटी इंदिरा गांधी और कोलिशन गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी, इसके आसपास कोई गवर्नमेंट मैच नहीं कर पाएगी जिस तरीके के काम देश में हुए थे। ठीक है। एक आता राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। देखो इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं और जो आउटसाइडर्स हैं, इन दोनों को अगर चाहो तो आप कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हो। अब कंटेम्प्ट क्या है? तो कंटेम्प्ट ये है भाई, ये कोई भी ऐसा एक्ट है जो पार्लियामेंट के फंक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, या मान लीजिए किसी के मेंबर, जो कोई मेंबर है उसके कैरेक्टर को आप डिफेम कर दो। अब मान लीजिए किसी भी वुमेन एमपी है, उसके बारे में आप कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल दो, तो वो डायरेक्टली आपके क्या है? कंटेम्प्ट है। किसका? आपके उस मेंबर का, पार्लियामेंट्री मेंबर का। ठीक है। अच्छा, एक और शब्द आता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक प्रिविलेज का वायलेशन। मतलब देखो, कंटेम्प्ट जो है ना, वो बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। भाई पार्लियामेंट्री अथॉरिटी को आपने डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब कंटेम्प्ट हो गया। लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आप किसी स्पेसिफिक प्रिविलेज के वायलेशन की बात करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट हैव पावर टू एडजुडिकेट ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस टू डिटरमाइन इफ अ प्रिविलेज एग्जिस्ट और नॉट, बट कोर्ट शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। ठीक है। एक और पुराना केस है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बने थे और वाइस प्रेसिडेंट भी, नीलम संजीवा रेड्डी जी। तो उनका एक केस था तेज किरण जैन वर्सेस एन संजीवा रेड्डी वाला। तो इसमें स्पीकर ने क्या किया था कि पार्लियामेंट में कुछ किसी मेंबर के खिलाफ एक अब्यूजिव लैंग्वेज बोल दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आर्टिकल 105(2) में ये एब्सोल्यूट है। स्पीकर की जो स्पीच है, अब वो पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने दी है, उसको आप किसी कोर्ट में दुनिया की चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखोगे। एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं नहीं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आपको समझा दूं सब कुछ। बट एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स 101 और 103 में, 101, 102, 103 में। देखो आर्टिकल 100 जो 2 है, वो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स बताता है। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना, पार्लियामेंट के कुछ जो है ऑफिस, ऑल्दो आपने इसमें एग्जेम्प्ट किए हैं, बट अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करना कंपिटेंट कोर्ट द्वारा, अनचार्ज अनडिस्चार्ज जो है आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हो, आप नॉन सिटीजन हो, या फिर आप 10 शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गए हो। तो ये कुछ ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम पढ़ चुके हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट केस था 2006 का, जब आपके एक एनएसी बनाई गई थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रखी गई थी 2006 में, जिसमें सोनिया गांधी जी इसकी चेयरमैन थी। इसको फिर बाद में आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में आप इसको ले गए थे और 11 एमपी को डिस्क्वालीफाई किया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पे, जिसके अंदर एक मैडम सोनिया गांधी भी थी। ठीक है। आर्टिकल 102 के अंडर मान लीजिए कोई आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो आर्टिकल 102 से, 10 शेड्यूलिंग आर्टिकल 102, तो उसके अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है वो प्रेसिडेंट करता है, और इसके अंदर वो इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन भी लेता है जो बाइंडिंग होती है। लेकिन 10 शेड्यूल में जो डिस्क्वालिफिकेशन होना है,
वो स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करता है, उसमें भी प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, ये आप ध्यान रखना है ना। एक लीडर ऑफ अपोजिशन बार बार हम पढ़ ही रहे हैं, ये एक स्टेट्यूटरी पोस्ट है, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी अलाउंस वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर, जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अंदर बिल्कुल डिफाइंड है सब कुछ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो नहीं है, बट स्टेट्यूटरी पोजीशन है, एक स्टेट्यूट से आपने इसको क्रिएट किया, ठीक है। अब इसमें जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को एलओपी बनना है, तो एक रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी बनने के लिए आपकी पार्टी को एटलीस्ट 10% सीटें जीतनी पड़ेगी टोटल स्ट्रेंथ की। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो वे कहते हैं कि मिनिमम 54 सीट जीतनी पड़ेगी आपको। तो कांग्रेस 2 साल तो ये बनी नहीं पाई थी एलओपी, तो किसी पार्टी के पास 54 सीटें थी नहीं। और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो तो ये मान के चलो फिर पीएससी गई हाथ से, वो पीएससी गवर्नमेंट का आदमी बैठेगा, तो फिर कोई उस पे आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे बातचीत नहीं कर पाएंगे आप लोग कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। और दूसरा, कि जो एलओपी होता है आपका, ये बहुत सारे आपके अपॉइंटमेंट्स में भी इन्वॉल्व है, जैसे अभी सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी हो गया वगैरह वगैरह इनमें। तो अभी वो सीबीआई वाले मैटर पे चल भी रहा है मामला, राहुल गांधी जी वो पर्चा दे के आ गए हैं कि भाई ये फालतू बात करते हो आप लोग, ठीक है ना। एक आर्टिकल 118 होता है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर समझाता है। ये कहता है कि जो हर हाउस है, ईच हाउस, वो अपने खुद के रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फ्रेम करेगा, बट दे मस्ट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। और इन प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? स्पीकर या चेयरमैन के पास। 119 जो है वो बात करता है रेगुलेशन ऑफ बिजनेस इन इमरजेंसी, मतलब ये कहता है पार्लियामेंट कैन रेगुलेट इट्स ओन बिजनेस इन इमरजेंसी, स्पेशल प्रोसीजर्स की बात हुई है ना। फिर 120, व्हाट लैंग्वेज यू मस्ट यूज इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन सी भाषा में बात करोगे आप? तो इंग्लिश जो हम करते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो ही, मतलब अगर मेंबर चाहे तो अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है, बट इसके लिए आपको स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ट्रांसलेटर्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपकी स्पीच को ट्रांसलेट करके बता देते हैं कि भाई ये क्या बोल गया। एक आर्टिकल 121 है जो आपके रिस्ट्रिक्शन लगाता है पार्लियामेंट में डिस्कशन का। ये कहता है भाई पार्लियामेंट में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट है, उस बारे में आपको डिस्कशन नहीं करोगे। एक 122 है, इसमें कहता है कि जो कोर्ट है ना, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भाई जो आपकी ये कोर्ट कोर्ट जो है, वो ये नहीं कह सकती है कि भाई हम पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है उनकी वैलिडिटी को इस बेस पे चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी रह गई थी। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वायलेशन है तो फिर पूरा चैलेंज होगा ये। जैसे एक राजा रामपाल वर्सेस स्पीकर लोकसभा का केस था 2007 का, ये कैश फॉर क्वेरी वाला। तो इसमें क्या था कि 10 एमपीज को एक्सपेल कर दिया था पार्लियामेंट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट मेंबर को अगर एक्सपेल करना है तो उसके पास ये पावर है, और 105 के अंडर ये प्रिविलेज भी है। बट सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि इस पावर का मिसयूज अगर आप करते हो तो फिर ये जुडिशियली रिवोकेबल है। तो ये एक फाइन बैलेंस, जैसे अभी मान लो वो 131वां बिल डिफेंड आपका हार रहा था, ओम बिरला जी कहते भाई कितने कम पड़ रहे हैं मोटा भाई, बोले भाई 25 कम पड़ रहे हैं, 25 एक्सपेल करल वोटिंग, एक बात थोड़ी होती। अब देख लेते हैं ग्रेवनल ऑस्टिन क्या कहते हैं। तो ग्रेवनल ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है ना, वो हमारे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ के साथ एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करता है। सुभाष कश्यप ये कहते हैं कि जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये आज की तारीख में एक प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम बन के रह गया और कुछ नहीं है। एक आपके बीडी दुआ साहब है, वो ये कहते हैं कि जो लोकसभा का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है ना,
वो हमेशा से इनकम्प्लीट रहा है। भाई आप पॉलिटिकल कल्चर ले लो, कमिटी सिस्टम ले लो, क्वेश्चन आवर की क्वालिटी ले लो, सब डिक्लाइन कर दी। ये आप ध्यान रखोगे, ये अलग चीज है। एक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स रिपोर्ट थी 2008 की। ये बोलती है कि जो इंडिया का पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी है, मतलब बिल पास होना, जो घंटे आप बैठ रहे हो, वो क्वेश्चन आंसर्ड कितने किए, तो अगर आप इसको दुनिया की मेजर डेमोक्रेसी से कंपेयर करोगे ना, तो आप ये पाओगे कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ डिबेट है वो बहुत खराब है। एक और है एडीआर, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये कहती है कि 2024 के बाद भी आपके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले एमपीज हैं वो आज भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में मौजूद हैं। और ये क्या दिखाता, ये दिखाता आर्टिकल 102 की लिमिटेशन और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच का गैप। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग पार्लियामेंट के बारे में। तो देखो, आर्टिकल 79 से शुरू करेंगे ना। तो ये बेसिकली एक पार्लियामेंट का शॉर्ट रिवीजन है जो आप सबको ध्यान रह जाए। तो देखो आर्टिकल 79 क्या कहता है कि देयर मस्ट बी अ पार्लियामेंट विच कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा में 250 मैक्स है, 245 करंट है परमानेंट मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड है जो डिस्टिंग्विश पर्सन होंगे। लोकसभा में 552 मैक्स है, 543 करंट में है, 5 साल की टर्म होती है, डिसॉल्व हो जाता है। 104th अमेंडमेंट जो था 2020 वाला, एंग्लो इंडियंस की 2 सीट नॉमिनेटेड थी, लोकसभा में एंड कर दी थी। ठीक है। अगर एज की बात करूं तो राज्यसभा में 30, लोकसभा में 25। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूं तो प्रेसिडेंट में इलेक्टेड एमपी प्लस इलेक्टेड एमएलए, नो नॉमिनेटेड मेंबर। वीपी की बात करूं तो सिर्फ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी, नो एमएलए। स्पीकर की बात करूं तो लोकसभा में इलेक्ट होता है, रिमूव कर सकते हो किससे, इफेक्टिव मेजोरिटी से। मिनी बिल सर्टिफाई करता है, ज्वाइंट सीटिंग को चेयर करता है। वीपी चेयरमैन की बात करूं तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। मनी बिल के अंदर कोई काम नहीं है, खाली लोकसभा का काम है, राज्यसभा का कोई काम नहीं है। 14 दिन का टाइम मिलता है, जचे तो तुम्हारे दे दो रिकमेंडेशन, जचे तो मत दो, नहीं दोगे तो भी हमें मान लेंगे भाई दे दी 14 दिन बाद। ठीक है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है मनी बिल में, ध्यान रखो। और कोई जॉइंट सेटिंग का प्रावधान नहीं है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल बिल की बात करूं तो फाइनेंशियल बिल की 2 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 117 एक में जो क्या कहता है, ओनली लोकसभा में, राज्यसभा भाई इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, बट राज्यसभा चाहे तो अमेंड कर दे। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 117(3) में क्या कहती है कि किसी भी हाउस में चाहो तो प्रेजेंट कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर एसेंट जरूरी है। ज्वाइंट सिटिंग की अगर बात करूं तो आज तक सिर्फ 3 बार हुई है, स्पीकर प्रिसाइड करता है। राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर हमने पढ़ी थी 249 वाली, जिसमें स्टेट लिस्ट, नेशनल इंटरेस्ट और 2/3 मेजोरिटी की बात करी थी। आर्टिकल 312 देखा था हमने, नई ऑल इंडिया सर्विसेज अगर आपको बनानी है तो वही 2/3 मेजोरिटी है। फिर हमने कमिटीज देखी, पीएससी अपोजिशन का जो है एलओपी वो चेयर करेगा, सीएजी रिपोर्ट की बातचीत करते हो। फिर एक एस्टिमेटेड और एस्टिमेट्स और एक पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी थी, वो हमने देखी थी। फिर उसके बाद 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हमने देखी। फिर 3 तरह के कट मोशन देखे, डिसअप्रूवल, इकोनॉमी और टोकन कट। ठीक है, खाली लोकसभा में आएंगे, राज्यसभा में नहीं आएंगे। फिर हमने 0 आर देखा, 12 बजे अर्जेंट मैटर डिस्कस होंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आएगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए किसकी, टोटल मेंबरशिप की। फिर उसके बाद हमने देखा आपके ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला। फिर उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जैसे सीता सोरेन का केस था, जिसने पीवी नरसिम्हा राव वाले कानून को ओवररूल कर दिया था, कि जिसमें पहले आपने ब्राइबरी को प्रोटेक्ट कर दिया था, फिर बाद में आपने कहा नहीं, 105(2) में आप इसको ब्राइबरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करी थी कि स्टेट्यूटरी पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है। 10% सीट्स जरूरी होती है अगर आपको एलओपी बनना है तो, मतलब 54 सीटें जरूरी है। अभी जो करंट लोकसभा है उसमें कौन है, 18th वाली में राहुल गांधी। तो इसी के साथ सेशन 10 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्लियामेंट का पूरा स्पेक्ट्रम, उसके कंपोजिशन से लेकर के
बजट प्रोसीजर से लेके पार्लियामेंट प्रिविलेज तक सब कुछ, इवन डिस्क्वालिफिकेशन भी। खाली एंटी डिफेक्शन लॉ बचा है, वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि एक नया वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा इसके ऊपर, है ना। एक भी कंसेप्ट मिस नहीं किया प्रीलिम्स के हिसाब से हमने। तो अब एक बढ़िया सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद यूनियन जुडिशरी की बातचीत करते हैं। जब तक के लिए